बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। और बायोलॉजी की इस ऑनलाइन क्लास में हम जो मॉडल पेपर है हमारे पास, या उसको आप कह लें केस पेपर जो आपके पास है, हम इसको सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने जो है इस गैस पेपर के तमाम एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया था। तो अब हम जरा इन एमसीक्यूज को जनरली एक तरह देख लेते हैं, ताकि जो है आप अपने आंसर्स को टैली कर सकें कि क्या आपने आंसर सही मार्क किए हैं या नहीं। पहला एमसीक्यू था साइंस ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, तो इसका आंसर था मेडिसन। दूसरा एमसीक्यू था सिलेक्ट द ऑड वन, इनमें से जो बिल्कुल डिफरेंट है वो है रेशियो। द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन जो है वो स्पीशी होता है। अगर बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाए तो सेल होता है। अगर बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस आ जाए तो जीन होता है। ही डिस्कवर्ड सेल, तो रॉबर्ट हुक था वो शख्स जिसने सेल को डिस्कवर्ड किया था। अगर हम फिश प्रोडक्शन की क्वांटिटी क्वालिटी इंक्रीज करना चाहते हैं, ये कहलाती है फिशरीज। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन जो है वो इक्विपमेंट से हासिल की जाती हैं। मस्टर्ड की या ब्रासिका जो प्लांट होता है उसकी जो फैमिली है वो ये ए है, ब्रासिका सी। प्रोकैरियोटिक सेल्स में हम जानते हैं जी न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा होता। लोकलाइज ग्रुप एक ग्रुप है ऑर्गेनिज्म का जिनमें सिमिलर स्पीशीज पाई जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं पॉपुलेशन। और अगर डिफरेंट स्पीशीज होंगी तो ये कहलाएगी कम्युनिटी। साइंटिफिक रीजनिंग जिसके अंदर हम स्पेसिफिक रिजल्ट से जनरल रिजल्ट्स बनाते हैं उसको हम कहते हैं इंडक्टिव। और साइंटिफिक रीजनिंग जिसमें हम जनरल से स्पेसिफिक रिजल्ट बनाते हैं उसको हम कहते हैं डिडक्टिव। चार किंगडम वाली क्लासिफिकेशन में हाँ, चार किंगडम वाली क्लासिफिकेशन में चार किंगडम्स कौन थे? किंगडम मुनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मेटाफाइटा, किंगडम मेटाजोआ। तो इस चार किंगडम में जो किंगडम मेटाफाइटा था उसमें सारे प्लांट्स होते हैं, चाहे वो एंजियोस्पर्म्स हो, गैम्बोस्पर्म्स हो, ब्रायोफाइट्स हो। एल्गीज इस किंगडम में नहीं होते। एल्गीज जो है वो किंगडम प्रोटिस्टा में होते हैं। प्लांट का वो टिश्यू जो वाटर और सॉल्ट को कंडक्ट करता है, लेकर जाता है एक जगह से दूसरी जगह, उसको हम कहते हैं जाइलम। और प्लांट का वो टिश्यू जो फूड को, खाने को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जा रहा होता है उसको हम कहते हैं फ्लोएम। सिमिलर सेल्स, एक जैसे सेल्स अगर ग्रुप करते हैं तो वो बनता है टिश्यू। बायोलॉजी की वो फील्ड जिसमें हम मैथमेटिकल एग्जाम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जामिन करते हैं, उसको हम कहते हैं मैथमेटिकल बायोलॉजी। मेंबर ऑफ किंगडम जिसमें सेल वॉल होती है और हेटरोट्रॉप्स होते हैं वो होते हैं किंगडम फंजाई। प्रोटोप्लाज्म में जो सबसे ज्यादा मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल होता है वो पानी होता है, और पानी के बाद प्रोटीन होता है। वॉल्वॉक्स जो है वो एक ग्रीन एल्गी की स्पीशी है। इंटेलिजेंट गैस अगर एक साइंटिस्ट पेश करता है एक स्टेटमेंट की सूरत में, इसको हम कहते हैं हाइपोथेसिस। वायरस का वो करेक्टर जिसकी वजह से वो लिविंग माना जाता है वो है अंडरगो रिप्रोडक्शन। सेल के अंदर एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, ये हमारे सेल्स के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है, लिहाजा इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं। फ्रॉग का जो साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम है वो है राना टिग्रीना। सिमिलरली साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम कैट का जो है वो है फीलस कैटस। चैप्टर 3 में आपको तीन प्लांट्स और तीन एनिमल्स के साइंटिफिक नेम्स दिए हुए हैं, वो याद कर लीजिएगा। एमसीक्यूज या शॉर्ट क्वेश्चन की सूरत में आ सकता है। इनमें से जो बिल्कुल अलग है वो है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, क्योंकि इसमें जो है वो एनर्जी लगती है और मॉलिक्यूल्स लो से हाई जाते हैं। डीएनए पाया जाता है क्रोमोसोम्स के अंदर, जबकि सेल और सेल ऑर्गेनल की स्टडी को सेल बायोलॉजी या साइटोलॉजी कहा करते हैं। ये एमसीक्यूज हो गए थे। अब इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पे आते हैं जी। 30 नंबर का ये सेक्शन बी होता है। 15 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं जी, और आपने उसमें से 10 को अटेम्प्ट करना होता है। तो देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। रिमेंबर, याद रखिएगा, हर क्वेश्चन के 3 नंबर हैं। ठीक है जी, तो ये ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं जी। पहला सवाल क्या है? डिफाइन एनी 3 ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। यहाँ आपको बायोलॉजी की 3 ब्रांचेस को डिफाइन करना है। एक बात याद रखिएगा, अक्सर यहाँ लोग बच्चे जो है वो जोलॉजी बॉटनी वाली ब्रांचेस लिख देते हैं। वो आप कब लिखेंगे? जब यहाँ पर वर्डिंग हो डिफाइन 3 फंडामेंटल ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अगर 3 फंडामेंटल ब्रांचेस पूछी जा रही है तो आप जोलॉजी बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी लिखेंगे। और अगर आपसे 3 कोई सी भी ब्रांचेस पूछी जा रही है तो फिर इन 3 को नहीं लिखेंगे। इनके अलावा जितनी भी है साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी, फिजियोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी, इकोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, एम्ब्रियोलॉजी, उनमें से कोई सी भी 3
तो आप करें ये 5 याद करें, 5, बल्कि आपको तो सारी याद करनी है। हाँ, ये तो मैं पहले ही बता चुका, आपको सारी ब्रांचेस याद करनी है। क्यों? बाद का सवाल आपको ऐसे दिया जाता है, आपकी ऑप्शन होता है, कोई सी भी लिख दो, बाद का ब्रांचेस के नाम दे देते हैं, कैसे डिफाइंड साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी एंड पैलियोंटोलॉजी, 3 ब्रांचेस के आपको नाम दे दिए। अब वो आपको वही 3 ब्रांचेस बयान करनी है। तो इसलिए आपको तमाम बायोलॉजी की ब्रांचेस को याद करना होगा। दूसरा सवाल क्या है? ड्रॉ अ चार्ट शोइंग द स्टेप्स इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल मेथड। आपको चार्ट बनाना है जिसमें जो बायोलॉजिकल मेथड के स्टेप्स हैं वो शो हो रहे हो। ये चैप्टर नंबर 2 में एक चार्ट मौजूद है, बुक में भी मौजूद है, नोट्स में भी मौजूद है, आपको याद करने का भी कहा था। वो चार्ट आपको ड्रॉ करना है, ठीक है जी। उस चार्ट की ये बात कर रहे हैं, तो वो सिर्फ चार्ट बनाएंगे बस। राइट द क्लासिफिकेशन ऑफ ह्यूमन और पी प्लांट, ये चैप्टर नंबर 3 में आपको क्लासिफिकेशन मिली हुई है, इन्हीं 2 की मिली हुई है आपको। पी कहते हैं मटर के पौधे को, और ह्यूमन मतलब इंसान। तो ये वो है जी कि इंसान का किंगडम क्या है, फाइलम क्या है। तो आप ऐसे लिखोगे ह्यूमन क्लासिफिकेशन, फिर यहाँ आप हेडिंग डालोगे टेक्सोनोमिक हिरार्की, और यहाँ आप लिखोगे ह्यूमन, और उसके बाद यहाँ पे लिखोगे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज। और फिर ह्यूमन का जो किंगडम है वो यहाँ लिखे हैं, फाइलम जो है वो यहाँ लिखे हैं, क्लास जो है वो यहाँ लिखे हैं। दोनों की याद करनी होगी आपको, क्योंकि हो सकता है ये इस तरह का ऑप्शन ना आए, इनमें से कोई एक दे दिया जाए। साइलेंट फीचर्स ऑफ सेल थ्योरी, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी। सेल थ्योरी आपको लिखनी है जी, इसके अंदर उसका इंट्रोडक्शन भी आएगा कि शेल्डन, शॉन और विर्च्यू ने इस थ्योरी को बनाया था, और उसके जो 3 पॉइंट्स हैं वो 3 पॉइंट्स आएंगे, ठीक है जी। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, न्यू सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, न्यू सेल अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये तीनों पॉइंट्स आएंगे सेल थ्योरी में। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहे हैं जी डिफरेंस लिखो किसी भी एक में। हो सकता है इस तरह का कोई ऑप्शन आ जाए, आपको 2 दिए जाए, उनमें से कहा जाए कि एनी वन। हो सकता है ना आए, आपको लिख दे जी राइट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक, तो ऑप्शन नहीं होगा, इसलिए आपको तीनों याद करने हैं। अच्छा, इनके आपने डिफरेंसेस ज्यादा याद करना है, कम से कम 5-5 डिफरेंसेस तो याद करें। फिर वही बात है जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया, 5 डिफरेंस आपको याद है। अब आपके पेपर में आ जाता है प्रोकैरियोटिक सेल, 5 याद है 5 लिख दो, 4 याद है 4 लिख दो, 3 याद है 3 लिख दो, 3 से कम नहीं रखना। बेहतर ये होगा अगर आप सिर्फ 3 लिखोगे तो फिर वो बिल्कुल आपने जो है ना, जितना 3 नंबर का सवाल है 3 पॉइंट लिख दिए, तो ये गलत हो जाएगा। कोशिश करो कम से कम 4 तो लिखो, 4 से 5। और याद रखिएगा अक्सर हमारे यहाँ जो स्टूडेंट होता है वो जो छोटे छोटे डिफरेंसेस होता है वो याद कर लेता है, तो वो याद करें, बेशक वो याद करें, लेकिन जो मेजर डिफरेंस होता है वो जरूर याद करिएगा। जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेजर फर्क क्या होता है? न्यूक्लियस है या नहीं, ये मेजर फर्क है। कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो है वो न्यूक्लियस विजिबल नहीं होता, जबकि यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस विजिबल होता है। तो ये मेजर डिफरेंस लाजमी लिखना है। अगर आप छोटे छोटे के चक्कर में एक लिख दो जी सैंपल, एक लिख दो जी कि ये सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है, एक लिख दो जी कि सिंगल क्रोमोसोम और डिप्लॉइड क्रोमोसोम, तो आपने 3 पॉइंट्स तो लिख दिए, लेकिन जो असल फर्क है वो नहीं लिखा, तो यहाँ गलत हो जाएगा, यहाँ नंबर कटेगा। तो असल डिफरेंस लाजमी लिखिएगा। इसी तरीके से प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम में असल डिफरेंस क्या है जी? 2 बातें, सेल वॉल है, सेल वॉल नहीं है, और दूसरा ऑटोट्रॉप और हेटरोट्रॉप। ये 2 असल फर्क है जी प्लांट और एनिमल में, तो ये लाजमी लिखना है। उसके अलावा कोई 2 डिफरेंस और याद कर लो। सिमिलरली थ्योरी और हाइपोथेसिस में असल डिफरेंस होता है टेस्टिंग का। हाइपोथेसिस टेस्ट नहीं होती, थ्योरी टेस्टेड होती है, तो ये असल डिफरेंस लाजमी लिखना है। तो एक्चुअल डिफरेंस लाजमी लिखिएगा, उसके बाद कोई से भी 3-4 डिफरेंस और लिख लें। अगला एक साइंटिफिक रीजन है जी, थ्योरी इज हाईली रिलायबल साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। व्हाई? के साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में हम थ्योरी को जो है वो ज्यादा अच्छा, ज्यादा ऑथेंटिक मानते हैं। क्यों? ये रीजन आपको चैप्टर नंबर 2 में मिल जाएगा। इसका सवाल का पूरा जवाब मैंने आपको नोट्स में लिख के दिया हुआ, 3-4 लाइन का है। क्यों है जी? क्योंकि जो हाइपोथेसिस होती है वो टेस्टेड नहीं होती। इट माइट बी ट्रू, इट माइट बी फॉल्स, टेस्ट नहीं है। जबकि थ्योरीज को आपने मल्टीपल टाइम टेस्ट किया हुआ होता है, कई दफा टेस्ट किया हुआ होता है, हर बार उसका सेम रिजल्ट आ रहा होता है। तो एक एक्सप्लेनेशन जो कई बार टेस्ट हुई है, हर बार यूनिफॉर्म रिजल्ट दे रही है, तो वो ज्यादा हाईली रिलायबल हो जाएगी। सो दैट इज व्हाई थ्योरी इज मोर रिलायबल देन हाइपोथेसिस। बहरहाल इसकी 2-3 लाइनों की जो आंसर है वो नोट्स में से याद कर सकते हैं आप। अगला भी एक साइंटिफिक रीजन है, व्हाई वायरस इज नॉट प्लेस इन एनी किंगडम, कि वायरस को हम 5 में से किसी भी किंगडम में क्यों नहीं डालते। सो इसका रीजन आप चाहें तो एक लाइन में भी आ सकता है, वायरस इज नॉट प्लेस इन एनी किंगडम बिकॉज वायरस इज कंसिडर्ड एज लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ।
लेकिन ये बात अधूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि आप किंगडम में क्यों नहीं डाल रहे, क्यों, क्योंकि वो जानदार भी है और बेजान भी है। लेकिन अपनी इस बात को प्रूफ तो करो कि वो जानदार है या बेजान है, क्यों। तो तरीका क्या होगा इसके आंसर का, तो आप पहले लिखोगे जी वायरस इज नॉट प्लेस इन एनी किंगडम बिकॉज इट इज कंसिडर्ड एज लिविंग एज वेल एज नॉन लिविंग। फिर आप लिविंग की हेडिंग डाल के या लिखोगे कैरेक्टर्स ऑफ वायरस ड्यू टू विच इट इज कॉल्ड लिविंग, और फिर वो आपने 2-3 कैरेक्टर्स लिखना है, डीएनए मौजूद होता है, रिप्रोडक्शन करता है। और फिर नॉन लिविंग की हेडिंग डाल के उसके नॉन लिविंग वाले कैरेक्टर्स लिखोगे आप कि जी ये क्रिस्टलाइजेशन करता है, आउटसाइड होस्ट जो है ये इनएक्टिव होता है और नॉन सेलुलर होता है। सो फिर अब आपका आंसर कंप्लीट हुआ कि आपने ये भी बताया कि आपने वायरस को किसी किंगडम में क्यों नहीं डाला हुआ, और ये भी बताया कि आप क्यों कह रहे हो उसको जानदार और क्यों कह रहे हो उसको बेजान। 3 डिफरेंस लिखने, तो कम से कम 3 तो लिखने, लेकिन मैं रिकमेंड कर रहा हूँ 4 से 5 डिफरेंस लिखें। लिखने कम से कम 3 है, लेकिन अगर 3 डिफरेंस लिखोगे, एक आध इस पे कहीं पे भी कुछ गलती हुई ना फौरन से नंबर कटता है। 4 डिफरेंस में अगर आपकी एक आध गलती हुई ना, थोड़ा नंबर बचा लिया जाता है। तो कम से कम 4 से 5 डिफरेंस लिखोगे, 3 नहीं। ठीक है जी। तो वायरस वाले जवाब को किस तरीके से पूरा लिखना है ये मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल है ड्रॉ अ चार्ट, फ्लो चार्ट शोइंग द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। अभी हमने ये टॉपिक नहीं पढ़ा, प्लांट टिश्यू का टॉपिक जो है हमारा चैप्टर नंबर 4 के आखिर में आएगा, तब हम ये पढ़ेंगे। तब आप देखेंगे कि प्लांट टिश्यू में काफी टाइप्स होती है, और उन टाइप्स को जब हम लिखते हैं तो पूरा एक चार्ट सा बन जाता है। तो वो चार्ट आपको बनाना है, ये आपको चैप्टर नंबर 4 में ये चार्ट आपको मिल जाएगा। चाहे तो अभी याद कर लें, चाहे तो जब हम ये टॉपिक पढ़ लेंगे तो उसके बाद याद कर लीजिएगा, तो याद करना आसान हो जाएगा। Why biology is called as a multi-dimensional subject? ये भी एक साइंटिफिक रीजन है। पहले चैप्टर में इसका आंसर मौजूद है कि हम बायोलॉजी को मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि बायोलॉजी एक ऐसी फील्ड है जो मुख्तलिफ साइंसेस से जाकर लिंक करती है। बायोलॉजी जो है इसके अंदर आपको जो है वो केमिस्ट्री की भी मालूमात मिलेगी, इसके अंदर आपको फिजिक्स की भी मिलेगी, मैथमेटिक्स की भी मिलेगी, और ये आपको जो है बायोलॉजी जो है वो आपको, या एक बायोलॉजिस्ट जो होता है वो कई सब्जेक्ट से लिंक हुआ होता है। तो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड अ मल्टी डायमेंशनल सब्जेक्ट। तो ये पूरी बात जो मैंने आपको बयान की है, ये 3-4 जुमलों के अंदर आपको चैप्टर नंबर 1 में नोट्स में मिल जाएगी, वहां से याद कर लिएगा। नेक्स्ट है जी ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम। एक बैक्टीरिया को बैक्टीरियम कहा जाता है, बहुत सारे बैक्टीरिया हो तो उसको तो फिर बैक्टीरिया कहते हैं, सिंगुलर प्लूरल। तो साफ सुथरी और लेबल डायग्राम बनानी है आपको बैक्टीरिया की। अब ये डायग्राम आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 3 में। ऐसी एक डायग्राम बनी हुई देखिएगा, ये ऐसा बैक्टीरिया बना हुआ है, ये उसका फ्लैजिला है, लेबलिंग भी हुई हुई है। तो छोटी सी सिंपल सी डायग्राम है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एक प्रोकैरियोटिक होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल तो वैसे ही सिंपल होता है, तो कोई मुश्किल डायग्राम नहीं है, ना ही इसमें कोई इतनी मुश्किल लेबलिंग है। तो इस डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेगा, चैप्टर नंबर 3 में ये पाई जाती है। नाम का लेबलिंग का ख्याल रखिएगा कि अक्सर होता ये है कि सपोज करें ये न्यूक्लियस है, ठीक है जी, ये राइबोसोम्स है फॉर एग्जांपल। अब बंदे ने लिखा न्यूक्लियस और वो ऐसे जल्दबाजी में यू लाइन मार दिया, अब न्यूक्लियस इस चीज को शो कर रहे हो आप, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, या आपने यहाँ लिखा जी राइबोसोम, और आपने जल्दबाजी में लाइन यहाँ तक ले जाने के बजाय थोड़ी सी बड़ी कर दी, तो अब ये न्यूक्लियस की तरफ पॉइंट हो गया है। तो ये ख्याल रखिएगा जिस नाम को आप लिखो उसकी लाइन सही तरफ पॉइंट हुई भी हो। ये अक्सर गलती हो जाती है जिसकी वजह से लेबलिंग कट जाती है आपकी, और लेबलिंग बोला गया है लिहाजा लेबलिंग के मार्क्स होते हैं। तो डायग्राम आप बनाए अच्छी सी, और डायग्राम आप जो है बनाए खूबसूरत सी और अच्छी लेबलिंग के साथ। बहरहाल मैं ये रिकमेंड करूंगा आपको कि अगर आपके पास चॉइस है, डायग्राम वाले क्वेश्चन चॉइस में छोड़ दें। ठीक है, अगर आप देखते हैं ना आपको 10 क्वेश्चन आ रहे हैं और आप डायग्राम के क्वेश्चन को चॉइस में छोड़ सकते हैं तो छोड़ा करें, क्योंकि डायग्राम आप कितनी भी परफेक्ट क्यों ना बना लें, मुझे तो नहीं अच्छी लगेगी। जो भी चेकर होगा वो कहीं ना कहीं नुक्स निकाल देगा, लेबलिंग में भी फॉल्ट हो सकता है। मैंने कहा ना डायग्राम के सवाल में एरर बहुत हो जाते हैं। अक्सर बंदा लेबलिंग कम कर देता है, 5-6 नाम होते हैं लेकिन 4 लिख रहा है, लेबलिंग कम हो जाती है। अक्सर जो है लेबलिंग को गलत नाम दे देता है वो, बाद अगर लाइन कुछ आगे पीछे हो जाती है और राइबोसोम के बजाय न्यूक्लियस की तरफ पॉइंट आउट हो रही होती है, यूं भी नंबर कटते हैं। और आप फिर कितनी भी परफेक्ट डायग्राम बना लो, आपकी डायग्राम जरूरी थोड़ी एग्जामिनर को मुकम्मल आ जाए, अच्छी लगे और वो आपको पूरे नंबर दे। तो ऐसा यहाँ नंबर 1.5 ऐसा नंबर कट जाता है। तो इसमें चांसेस ऑफ एरर ज्यादा होते हैं, इसलिए कोशिश किया करो कि डायग्राम के सवाल को चॉइस में छोड़ दो। एक्सप्लेन माइटोकॉन्ड्रिया, व्हाई माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल।
माइटोकॉन्ड्रिया को आपने एक्सप्लेन करना है और ये बताना है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों कहते हैं। आपको चैप्टर नंबर 4 में ऑर्गेनल्स पढ़ाए हैं, ये वाला ऑर्गेनल हमने पढ़ लिया था, तो इसको आप चैप्टर नंबर 4 में इसकी पूरी आपको एक पैराग्राफ की सूरत में इसकी एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी, वो पूरा पैराग्राफ याद कर लो। ठीक है जी, वो पूरा पैराग्राफ आप याद कर लिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। एक बीन शेप का, रॉड शेप का ऑर्गेनल होता है, डबल मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है, इनर मेम्ब्रेन फोल्ड होती है। फोल्डिंग्स को आप कहते हो क्रिस्टी, जबकि अंदर जो है फ्लूइड भरा हुआ है जिसको आप कहते हो मैट्रिक्स। इसका काम है सेलुलर रिस्पायरेशन, ये फूड को ब्रेक करके उसमें से एनर्जी रिलीज करता है। क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है लिहाजा ये पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहलाता है। वो वाला पैराग्राफ याद करोगे तो उसमें इस बात का जवाब भी मौजूद है कि व्हाई पावर हाउस ऑफ द सेल इज कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। इस बात का जवाब उसी सवाल में मौजूद है, तो सिर्फ उस पैराग्राफ को याद कर लो, आपका ये पूरा जवाब हो जाएगा। एक्सप्लेन करना है आपको थ्योरी, लॉ एंड प्रिंसिपल। ये लॉ और प्रिंसिपल एक ही चीज होती है, ठीक है। तो दो चीजें आपको एक्सप्लेन करनी है, एक तो थ्योरी को एक्सप्लेन करना है और लॉ और प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करना है। यहाँ आपने इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जाम्पल भी मेंशन करनी है। यहाँ आपको जैसे थ्योरी की डेफिनेशन लिखोगे और उसकी एग्जाम्पल भी लिखोगे, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वगैरह वगैरह। इसी तरह लॉ लिख के लॉ की एग्जाम्पल्स भी लिखोगे आप, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। बायोलॉजी के जो लॉ है वो इनमें से लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नाम लिख दिएगा एग्जाम्पल में, थ्योरी में आप लिख दिएगा थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं जी। राइट द बायोलॉजिकल नेम ऑफ एनी थ्री। ये मैंने आपको अभी एमसीक्यूज में बताया था कि चैप्टर नंबर 3 में एक छोटा सा टेबल है जिसमें 3 प्लांट्स, अनियन, नीम और मस्टर्ड, और 3 एनिमल्स, फ्रॉग, कैट और हाउस फ्लाई, इनके साइंटिफिक नेम लिखे हैं, वो लाजमी याद करिएगा। ऐसे सवाल के तौर पे भी आ सकता है और एमसीक्यूज में भी आ सकता है। ठीक है जी, बस इसमें आपने डायरेक्ट यहाँ यूं लिखना है जी कि अनियन प्लांट, यहाँ यूं लिख दिएगा, बस आप हेडिंग डाल दिएगा कॉमन नेम और साइंटिफिक या बायोलॉजिकल नेम, ऐसे हेडिंग डाल के न्यू यहाँ आप लिखेंगे फ्रॉग और उसका यहाँ नाम लिखेंगे जी राना टिग्रीना, फिलस कैटस कैट, इस तरह। अगला सवाल है हाउ पॉपुलेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कम्युनिटी। पॉपुलेशन और कम्युनिटी में क्या फर्क होता है? तो ये आपका साइंटिफिक रीजन के तौर पर हो रहा है, जिसको आप पहले चैप्टर में देखोगे, इसका आपको जवाब मिल जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा फर्क है। पॉपुलेशन में जो हम ऑर्गेनिजम्स रखते हैं, ग्रुप बनाते हैं ऑर्गेनिज्म का, वो सिमिलर स्पीशीज होती है, जबकि कम्युनिटी में जो हम ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बनाते हैं वो डिफरेंट स्पीशीज होती है। फिर आपने उसको बात को मजीद कंटिन्यू करके इनकी एग्जाम्पल देनी है। ह्यूमन पॉपुलेशन और कम्युनिटी में आपने एग्जाम्पल दे देनी है, मिसाल के तौर पर फॉरेस्ट कह लो आप, ठीक है। डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, व्हाई साइंटिफिक नेम इज नेसेसरी। बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को डिफाइन करना है और ये बताना है साइंटिफिक नेम जरूरी क्यों होता है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, अगर सिर्फ लिखा हुआ आता है डिफाइन बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये वाली बात, ठीक है जी, और आप देख रहे हो जी कि आगे मजीद कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है 3 नंबर इसी बात के हैं। तो अब जब इसी बात के 3 नंबर है तो सिर्फ इसकी डेफिनेशन लिखूंगा, वो तो अजीब बात हो जाएगी, छोटी सी तो डेफिनेशन है, तो वो तो अजीब बात हो जाएगी। फिर हम रूल्स डालेंगे, रूल्स डाल के अपने 3 नंबर को पक्का करेंगे, ठीक है। अगर सिर्फ ये आता है ना डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, तो फिर आपने इस नोमेनक्लेचर की डेफिनेशन लिखनी है और फिर आपने रूल्स ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी लिखना है एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि 3 नंबर आपके पक्के हो। और अगर ऐसा मामला होता है कि जी ये डिफाइंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर और आगे एक और बात पूछ ली गई है, तब आपको आइडिया होगा कि हाँ जी इनके 3 नंबर हो सकते हैं। तो आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लिखें, साइंटिफिक नेमिंग क्यों जरूरी है इस बात का जवाब दें, 1 नंबर आपको और बनाना है, तो आप बाइनोमियल नोमेनक्लेचर में कुछ एग्जाम्पल्स डाल दें, जैसे फ्रॉग का जो बायोलॉजिकल नेम होता है वो राना टिग्रीना होता है, वगैरह वगैरह। उसके बाद है ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्मूथ मसल। ये भी अभी आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है, चैप्टर नंबर 4 के बिल्कुल आखिर में आएगा, स्मूथ मसल, स्केलेटल मसल्स और कार्डियक मसल्स। तो वहां मैं आपको बताऊंगा जी स्मूथ मसल्स क्या होता है, वहां उसकी डायग्राम भी मैं आपको दिखा दूंगा। और अगेन वही बात बोलूंगा मैं, इसको चाहो तो अभी याद मत करो, अभी इसकी प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि एक चीज जब पढ़ेंगे तब हम कर लेंगे इसकी प्रैक्टिस। फिर भी मैं ये कहूंगा कि चॉइस अगर आए तो इसको छोड़ दें, चॉइस में कोशिश करें इस डायग्राम को वाले सवाल को छोड़ दें। बहरहाल अभी तो फिलहाल प्रैक्टिस करें, क्यों? क्योंकि आपको नहीं पता ना, हो सकता है आपने जो चॉइसेस, आपने जो सवाल याद नहीं किए थे, वही सवाल आपको चॉइस में छोड़ना पड़ जाए। अभी आप याद करके आप डायग्राम्स की प्रैक्टिस जरूर करेंगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि हो सकता है आपके 15 में से 5 सवाल तो आपको वैसे ही नहीं आते हो, तो अब आप क्या डायग्राम भी छोड़ोगे? तो डायग्राम की प्रैक्टिस जरूर करें। लेकिन जब आप वहां जाएं और आप देखें कि डायग्राम को चॉइस में छोड़ सकते हैं,
तो बिट्रो है। डिफाइन यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर एंड कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। पहले चैप्टर से जी आपको यूनिसेलुलर की डेफिनेशन लिखनी है, मल्टीसेलुलर की और कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी है एग्जाम्पल के साथ। डिफाइन जब आप करते हो तो एग्जाम्पल के साथ डिफाइन करोगे। नेक्स्ट है जी वाई टेबल एंड ग्राफ इज नेसेसरी फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ये चैप्टर नंबर 2 का साइंटिफिक रीजन है। इसका जवाब भी मैंने आपको याद भी करवाया हुआ है, चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है, छोटा सा है, याद कर लिएगा वहां से। ड्रॉ नीड एंड लेबल डायग्राम ऑफ फ्रॉग डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रॉग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसकी डायग्राम आपको बनानी है। लेबल डायग्राम बनानी है, अगेन वही बात है, डायग्राम है। अच्छा, ये डायग्राम आपको बुक में नहीं मिलेगी, बुक में ये डायग्राम नहीं है, बुक में सवाल जरूर है लेकिन डायग्राम नहीं है। तो ये डायग्राम आपको नोट्स में मिलेगी। आप पहले चैप्टर के नोट्स खोलेंगे, उसमें आप बिल्कुल आखिर में जाएंगे तो आपको फ्रॉग के डाइजेस्टिव सिस्टम की डायग्राम मिल जाएगी। तो आप डायग्राम की प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि ये डायग्राम आपकी जो है वो आगे भी काम आती रहती है। डायग्राम की प्रैक्टिस कर लिएगा, उसकी लेबलिंग याद कर लिएगा। पेपर में जब आप देखें कि चॉइस में छोड़ा जा सकता है तो छोड़ दें इसको, नहीं तो फिर अटेम्प्ट करें। डिफाइन करना है आपको ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। आपने इनको डिफाइन करना है जो ऑस्मोसिस, डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट को। आपके नोट्स में जितना कुछ इनके बारे में लिखा हुआ है वो ही सब याद कर लें। ऑस्मोसिस की हेडिंग में 2-3 लाइनें हैं, डिफ्यूजन की हेडिंग में वो जितना लिखा हुआ उतना याद कर लें। एनिमल या प्लांट सेल की नीट और लेबल डायग्राम बनानी है। ये चैप्टर नंबर 4 का वो हिस्सा जो हम पढ़ चुके हैं, लिहाजा इसकी प्रैक्टिस कर लिएगा। एनिमल सेल भी, प्लांट सेल भी। अब एनिमल सेल आपका, प्लांट सेल आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, बुक में भी मिल जाएगा। जो आसान सी डायग्राम आपको लगे उसकी प्रैक्टिस करिएगा। वाई सियानोबैक्टीरिया आर प्लेस इन किंगडम मुनेरा। ये भी साइंटिफिक रीजन है कि किंगडम मुनेरा में हमने सियानोबैक्टीरिया को क्यों डाला हुआ है। और इसका जवाब आपको चैप्टर नंबर 3 में हाँ, चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 3 यानी कि किट नंबर 3 में आपको इसका आंसर मिला हुआ है। 2-3 लाइनों में हमने इसको डिफाइन करा है और रीजन आप वो याद कर लिए लिख दिएगा। साइनोबैक्टीरिया को आप ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हो, और इसको आप मुनेरा में क्यों डालते हो, क्योंकि मुनेरा जो है वो किंगडम है जिसमें प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स डालते हैं, और सियानोबैक्टीरिया का न्यूक्लियस नजर नहीं आता, उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, लिहाजा वो प्रोकैरियोट हो गया और वो यहाँ पर बैक्टीरिया के साथ डला हुआ है। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स। यहाँ आपको प्लास्टिड्स की टाइप लिखनी है, डिफाइन भी करनी है। अच्छा, अब आपने ये प्लास्टिक पूरा याद करना है। चैप्टर नंबर 4 में इसका प्लास्टिक क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है, फिर उसके 3 टाइप्स के नाम है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। और फिर नाम के साथ उसको हमने डिफाइन भी किया हुआ है कि क्लोरोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट मौजूद होता है, क्या काम करता है। क्रोमोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट होता है और क्या काम करता है। ल्यूकोप्लास्ट कहाँ पाया जाता है, कौन सा पिगमेंट होता है और क्या काम करता है। ठीक है जी, और यही पूरा कुछ आपने लिख देना है इसी जवाब में। अब देखो यहाँ पर आप जो है कह तो रहे हैं कि सिर्फ टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स बताओ, लेकिन अच्छा थोड़ी लगेगा सिर्फ टाइप्स बता दें, थोड़ा सा प्लास्टिड्स को भी लिख देंगे तो अच्छी बात हो जाएगी। तो एक 3 हेडिंग जहां आप लिख रहे हो वहां एक 2-3 लाइनों की हेडिंग लिख लोगे, क्या जाएगा। तो यहाँ हम प्लास्टिड से स्टार्ट करेंगे, पहले प्लास्टिड को डिफाइन करेंगे, फिर लिखेंगे देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स ऑन द बेसिस ऑफ पिगमेंट, और फिर तीनों को नाम लिख के उनको डिफाइन करेंगे। एक पेज तक का आएगा ये सवाल, लेकिन ये है कि नंबर आपको मिल जाएंगे फिर इसमें पूरे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन सेल वॉल या गोल्जी बॉडीज या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। 3 में से कोई एक दिया जा सकता है, उसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना होगा। शॉर्ट नोट जो है आपको बुक में, आपके नोट्स में मौजूद है जी तीनों के बारे में। ठीक है जी, तो तीनों के शॉर्ट नोट्स को आप याद कर लिएगा। जितना आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में नोट्स में मिला हुआ है सब याद करें। गोल्जी बॉडी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सेल वॉल थोड़ा बड़ा है। सेल वॉल थोड़ा बड़ा है क्योंकि सेल वॉल, पहले तो आपको सेल वॉल का छोटा सा इंट्रोडक्शन है, फिर सेल वॉल में जो उसकी लेयर्स की टाइप होती हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और मिडल लैमेला वो है, फिर उसकी डायग्राम भी बनी हुई है, फिर उसका फंक्शन भी है। ठीक है जी, तो अगर आप इतना थोड़ा सा बड़ा लग रहा है मुझे भी, डायग्राम नहीं बनाएंगे हम, डायग्राम नहीं बनाएंगे इसमें आप, लेकिन जब आप इसको लिखोगे तो थोड़ा बड़ा लग रहा है मुझे, तो अच्छी बात होगी अगर आप इतना बड़ा लिख लोगे, याद कर लोगे। अच्छी बात ये हो जाएगी कि सीधी सी बात है, जब एक बंदा देखेगा 3 नंबर में आपने इतना कुछ डिफाइन किया हुआ है तो मुतासिर तो हो गया, मुतासिर तो होगा वो। तो अच्छा होगा कि सेल वॉल आ जाए, और अच्छा होगा कि आपने सेल वॉल में जितना कुछ आपने वहां याद है ना वो लिख दिया। क्योंकि शॉर्ट नोट कहने का मतलब होता है जी कि अब आपके पास कैद नहीं है कि आपने 3-4 लाइनों तक लिखना है, कितना भी बड़ा लिख लो। तो मेरा मशवरा ये है कि सेल वॉल अगर आपके पास आए तो आपको जितना नोट्स में है वो सब याद करके लिखें, आज नहीं तो कल काम जरूर आती है। अगला सवाल है जी, देखो इम्यूनोलॉजी, एक्सोसाइटोसिस और प्लाज्मोलाइसिस को बयान करना है।
इम्यूनोलॉजी जो है ये पहले चैप्टर में बायोलॉजी की ब्रांच है जिसमें हम इम्यून सिस्टम को पढ़ते हैं। और एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है अगर आपके सेल में से कोई चीज बाहर जा रही हो उसको आप एक्सोसाइटोसिस कहते हो, ऑस्मोसिस के जरिए अगर बाहर जा रही हो। और प्लाज्मोलाइसिस का मतलब होता है कि अगर आपके सेल में से पानी निकल जाता है तो जिसकी वजह से आपका जो साइटोप्लाज्म है वो श्रिंक हो जाता है, इसको आप कहते हो प्लाज्मोलाइसिस। ये तीनों में से पहले वाले की डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेगी, जबकि एक्सोसाइटोसिस और प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन आपको चैप्टर नंबर 4 में मिलेगी। तो ये तीनों डेफिनेशन याद कर लीजिएगा, ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है, दो दो तीन तीन लाइनों की है, कोई डायग्राम नहीं बनाएंगे इसमें आप। राइट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ जाबर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई एंड बू अली सीना इन द फील्ड ऑफ बायोलॉजी। तीन साइंटिस्ट के नाम दिए हुए, वैसे आपके पहले चैप्टर में ये तीन ही साइंटिस्ट थे, जाबर बिन हयान, अब्दुल मालिक अस्माई और बू अली सीना। तो ये छोटा छोटा सा सवाल है कि पहले चैप्टर में आपको इन तीनों की जो कंट्रीब्यूशन है वो आपको मिल जाएगी। हर एक के अंदर तकरीबन 3 या 4 पॉइंट्स हैं, बस 3-4 पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ है, तो आसान है याद, ये कोई मुश्किल सवाल नहीं है, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। इसको आप पहले चैप्टर से याद कर लिएगा। वाई बायोलॉजिकल साइंसेज नीड मैथमेटिकल मॉडल्स, ये चैप्टर नंबर 2 में एक साइंटिफिक रीजन है, इसको आपने बयान करना है, वहां से आपको मिल जाएगा। ड्रॉ चार्ट शोइंग 3 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये जो किंगडम क्लासिफिकेशन है चैप्टर नंबर 3 में आपने पढ़ा है, 2 किंगडम भी होते हैं, 3 किंगडम्स भी होते हैं, 4 किंगडम्स भी होते हैं, 5 किंगडम्स भी होते हैं। तो जो 2 किंगडम तो है वो तो बहुत ही छोटा सा है, इसको तो छोड़ दें आप। 3 और 4 किंगडम में आपको चार्ट भी मिलेगा, अगर आप नोट्स में देखोगे तो 3 और 4 किंगडम का चार्ट भी होगा, उन चार्ट की प्रैक्टिस कर लिएगा, ठीक है जी, क्योंकि वो बहुत ओल्ड है, अब तो वो क्लासिफिकेशन चलती नहीं है, तो हो सकता है उसके बारे में आपसे पूछे ना, लेकिन उसका चार्ट बनवा दे, तो इसलिए आपसे जो है वो चार्ट इसका याद कर लिएगा, बाद में टाइम मिले तो याद भी कर लिएगा, क्योंकि चार्ट याद कर लिया ना तो फिर आपको वैसे उसके डेफिनेशन याद करने में कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। वाई डू वी क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये भी एक साइंटिफिक रीजन है कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्यों क्लासीफाई करते हैं। इसका सवाल भी, इसका जवाब आपको जो है वो चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए उनके अंदर जो सिमिलैरिटीज होती हैं वो फाइंड आउट की जाती हैं, और उस हिसाब से जो है हम उनको ग्रुप में अरेंज कर देते हैं, ताकि हमें जो है उनको स्टडी करने में आसानी हो जाए, उनके दरमियान जो ताल्लुकात होते हैं, रिलेशनशिप्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान, वो हमें पता चल जाए, और कुछ एवोल्यूशन के बारे में भी हम उनका पता कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है आपको 3-4 लाइन्स की सूरत में ऊपर बयान किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 के नोट्स में, वहां से देख लीजिएगा। जबकि ये सवाल रिपीट हो रहा है जी, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल। ये होगा जी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। हर सवाल में मैंने आपको बताया कि आपने किन सवालों को किस तरीके से याद करना है, कितना कितना लिखना है, कंजूसी मत करिएगा। कोशिश बायोलॉजी में देखें, एक बात ये होती है जी, बायोलॉजी में कोशिश ये की जाती है जितना एक्सप्लेन किया जाए उतना अच्छा होगा। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि जी सिर्फ काम काम की बात करें, बायोलॉजी के अंदर एक्सप्लेनेशन रिक्वायर होती है, जितना एक्सप्लेन करोगे आप, आपके नंबर उतने स्ट्रांग होते हैं। दो तरीके होते हैं, आप एक सवाल के अंदर जितना पूछा जा रहा है सिर्फ उतना जवाब दो, और एक कि आपको जितना पूछा जा रहा है उससे ज्यादा बढ़कर जवाब दो। तो आप खुद स्टूडेंट हो, आप बहुत बड़े जज हो, आप टीचर्स को जज करते हो, तो आप खुद सोचो, दो किस्म के टीचर हैं आपके पास, एक वो जो आपको एक चीज की सिर्फ डेफिनेशन बता देता है, आता है और वो आपको बता देता है जी कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होता है, सिर्फ उसने आपको इसकी डेफिनेशन बताई जी कि जिनमें बहुत सारे सेल होते हैं उनको आप मल्टी सेलुलर कहते हो, फिर आगे बढ़ जाता है। और एक वो होता है जो आपको जब एक्सप्लेन कर रहा होगा तो डिटेल में चला जाएगा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, आपको एग्जाम्पल भी देगा, फिर आपको जो है उनकी इनके बारे में बताएगा कि जी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं वगैरह वगैरह, वो, और आप ऐसे टीचर्स को पसंद करते हो कि जो एक्सप्लेनेशन में चला जाता है, चीज को छोटा करने के बजाय आसानी पैदा करने के लिए वो आपको और ज्यादा डीप पढ़ाता है, बार बार एक एक चीज को रिपीट करता है। तो सिमिलरली जब आप टीचर से एक्सपेक्ट करते हो तो फिर टीचर भी आपसे यही एक्सपेक्ट करेगा कि जब वो आपसे पूछ रहा है जी कि सेल वॉल क्या है, तो वो एक्सपेक्ट ये करेगा कि आप सिर्फ बयान मत कर दो, डिफाइन मत कर दो, बल्कि एक्सप्लेन करो कि क्या है सेल वॉल, पूरी डिटेल आपको बताओ, तो वो मुतासिर होगा कि हाँ यार इसने याद किया हुआ है, समझा हुआ है। अब आते हैं जी लॉन्ग क्वेश्चंस की तरफ, जल्दी जल्दी से सेक्शन सी को भी देख लेते हैं। सेक्शन सी में हमारे पास 3 क्वेश्चंस करने होते हैं, वैसे 5 क्वेश्चन आएंगे, आपको 3 अटेम्प्ट करने होंगे, 6 नंबर का एक सवाल है ये। अब यहाँ तो आपको खुलकर अपना पेन का इस्तेमाल करना है, खुल के अपना पेन इस्तेमाल करना है कि इतना पेन इस्तेमाल करो कि उसमें इंक खत्म हो जाए। यहाँ कोई कैद नहीं होती कि आपने जो है वो बस इतनी लाइन लिखनी है, इतनी नहीं, यहाँ जितने आप लिख सकते हो उतना कम है वाला मामला। और दूसरी बात, यहाँ पर आपको सवालों में डायग्राम बनानी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ये डिटेल दे रहे हो आप तो जाहिर बात है डिटेल दोगे तो एक डायग्राम बनानी पड़ेगी।
बस सिर्फ उन सवालों में आप डायग्राम नहीं बनाओगे जिनमें आपको मना कर दिया जाए कि डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो कुछ सवाल ऐसे होंगे जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, तो उनके अंदर फिर हम क्या लिख देते हैं जी, ब्रैकेट में डायग्राम इज नॉट रिक्वायर्ड। तो वहां पर आपको मना कर दिया बेटा डायग्राम मत बनाना। इसका मतलब है हम बाकी सवालों में आपसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना कि आप डायग्राम बनाएं, बस इसमें नहीं बनवानी है इसलिए हमने मना कर दिया। तो ये याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में जहां डायग्राम बोली जाती है वहां बनाई जाएगी बस। जबकि लॉन्ग क्वेश्चन के हर सवाल में आपके पास डायग्राम है तो बनाओ। अगर एक सवाल में डायग्राम ही नहीं है तो फिर क्या बनाओगे, फिर तो सीधी सी बात है। तो जो सवाल आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें डायग्राम बनाओगे। हाँ, अगर आपको डायग्राम मना कर दी जाए तो फिर नहीं बनाना। पहला सवाल है जी, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, पहले चैप्टर का है जी, काफी बड़ा सवाल है, ये याद कर लेगा। इसकी एक छोटी सी डायग्राम क्या चार्ट सा है वो बनाएंगे। दूसरा सवाल है फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट विटिकर, तीसरे चैप्टर का है। इस क्लासिफिकेशन की आप जो है वो पूरी 5 किंगडम्स की जो क्लासिफिकेशन है वो आप बयान करेंगे और एक छोटा सा चार्ट बना देंगे उसका। उसके बाद तीसरा सवाल है डिफाइंड टिश्यू, डिफाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। ये अभी आपने टॉपिक नहीं पढ़ा, बाद में जब आप पढ़े तब इसको याद कर लीजिएगा। और उसके बाद है जी डिफाइंड स्ट्रक्चर, नहीं, डिस्क्राइब स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बताना है, फंक्शन बताना है, डायग्राम भी बनानी है। तो ये भी आपको मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 में, ज्यादा बड़ा नहीं है ये। व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, एक्सप्लेन विद द एग्जांपल ऑफ मलेरिया। पूरा बायोलॉजिकल मेथड, उसके तमाम स्टेप्स को आपने लिख कर एक्सप्लेन करना है और मलेरिया की एग्जाम्पल यूज करनी है। अपने पास से कोई सी भी एग्जाम्पल नहीं, यहाँ पर हमें जो है एग्जाम्पल यूज करनी है मलेरिया की। अब इसमें डायग्राम तो नहीं है, लिहाजा डायग्राम जब है ही नहीं तो क्या बनाएंगे, लिहाजा इसमें डायग्राम नहीं बनेगी। डिस्क्राइब द फ्लूइड मोसाइक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, आल्सो ड्रॉ द डायग्राम। यहाँ कह दिया आपको डायग्राम बनाए, अगर नहीं भी कहा हुआ होता तब भी हम बनाते। जो सेल मेम्ब्रेन का सिंगल निकल्सन का फ्लूइड मोसाइक मॉडल है वो आपको डिस्क्राइब करना है, पूरा डिटेल में आपने डिस्क्राइब करना है और उसकी अच्छी सी डायग्राम आप बनाओगे। और फिर जाहिर बात है जब आप डायग्राम बना रहे हो, पूरा फ्लूइड मोसाइक मॉडल है, तो फिर सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा उसका फंक्शन वगैरह भी लिख दिएगा और ज्यादा अच्छा हो जाएगा। पूरा सेल मेम्ब्रेन की हेडिंग डालें, थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन के बारे में लिखें, फिर उसका लिखें फ्लूइड मोसाइक मॉडल की हेडिंग डालें, फिर उसको एक्सप्लेन करें, डायग्राम बनाए, फिर नीचे सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन लिखते हैं। ठीक है, ये आपने जबरदस्ती 2-3 चीजें डाली हैं। सेल मेम्ब्रेन का फंक्शन जबरदस्ती डाला है, सेल मेम्ब्रेन के बारे में आपने जबरदस्ती डाला है, क्योंकि अजीब लग रहा है अगर फ्लूइड मोसाइक मॉडल देखो 5-6 लाइनों में एक्सप्लेन हो जाएगा और सिर्फ एक डायग्राम, तो इसके तो लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं लग रहा है ये, तो इसलिए थोड़ा सा इसको जबरदस्ती बड़ा करें। टिश्यू और प्लांट टिश्यू आपको बताना है, ये भी आप अभी बाद में जब ये चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे तब इस सवाल को याद कर लीजिएगा। बहरहाल ये 2 सवाल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू। देखो इधर आपसे एनिमल टिश्यू पूछा है, इधर आपसे प्लांट, इनमें से कोई एक लाजमी आता है, तो इसलिए दोनों याद करने होंगे आपको। जब हम ये चैप्टर का हिस्सा पढ़ेंगे तब मैं आपको जो है इनके बता दूंगा डिटेल में कि क्या क्या कौन कौन से पॉइंट आपको लिखना है। एक्सप्लेन 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन, ये मैंने अभी आपको बताया कि 3 और 4 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है वो अक्सर में है तो ओल्ड, चार्ट पूछा जा सकता है, बनवाया जा सकता है, लेकिन जब आप चार्ट की प्रैक्टिस करोगे तो फिर आपको वो किंगडम्स भी आ जाएंगे, तो फिर आपको किंगडम्स के नाम भी याद होंगे, उनके मेजर बातें भी याद होंगी, तो फिर उनको याद भी कर लोगे। तो ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपसे 3 और 4 किंगडम मांग लें दोनों एक साथ। तो आपने पहले 3 किंगडम क्लासिफिकेशन उसके बारे में लिखना है, 4 किंगडम, फिर चार्ट भी बनाएंगे। टेक्सोनोमिक हिरार्की क्या होती है, एक्सप्लेन द एम एंड प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन। तो ये 3 चीजें हैं, आपको चैप्टर नंबर 3 में मिल जाएंगी। टेक्सोनोमिक हिरार्की की डेफिनेशन भी मिल जाएगी, एम्स ऑफ क्लासिफिकेशन भी मिल जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन भी। अब ये तो 3 नंबर बनना है, देखो 1 2 3। अब बाकी इसको 6 कैसे करें, तो ये जो टेक्सोनोमिक हिरार्की है इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि इसके जितने भी स्टेप्स होते हैं ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीशीज, सबकी एक एक लाइन की डेफिनेशन है, इजी है, एक से दूसरी डेफिनेशन बन जाती है, इजी है, तो वो सारी डेफिनेशंस भी लिखेंगे। टैक्सोनॉमिक हिरार्की बयान करेंगे क्या है, उसके बाद वो सारे उसके जो ग्रुप्स होते हैं किंगडम फाइलम सबकी हेडिंग डाल के उनको एक्सप्लेन करेंगे, पूरा उसका चार्ट बनाएंगे। उसके बाद एम ऑफ क्लासिफिकेशन लिखेंगे, प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन लिखेंगे, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। आखिरी सवाल है व्हाट इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन लिखनी है, उसके दो पैरामीटर्स हैं उनके बारे में बयान करना है। कौन से 2 पैरामीटर्स होते हैं, नोट्स में आपके पास मौजूद है, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन। दोनों पैरामीटर्स को आपने डिफाइन करना है, मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन, और डिस्क्राइब करनी है उसकी टाइप्स को डिटेल में। तो इसकी टाइप्स जो है वो 2 हैं आपके पास, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो ये 5 चीजें हो गई हैं, 1 नंबर इसका लगा लो, 1 नंबर इसका लगा लो, 1 नंबर इसका लगा लो, 1 नंबर इसका, 1 नंबर इसका और 1 सबको लिखने का।
तो इसलिए ये सारी चीजें आपने अच्छे तरीके से याद करनी है, डिफाइन करनी है। यहाँ हम अपनी क्लास को वाइंड अप करने जा रहे हैं जी।